तो अब सागिरी और उसके साथियों को पता लग गया है कि ह्यूमंस के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यहाँ ताओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबी मारू अपनी याददाश्त को खो चुका है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो क्या अब सागिरी और गाबी मारू दोबारा से मिल पाएंगे, और सागिरी क्या उसे याद दिला पाए कि आखिरकार वो वहाँ पर करने क्या आया, या फिर गाबी मारू सब कुछ तबाह कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ कुछ लोग यामड़ा क्लैन के मेंबर जीका से पैराडाइज के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से वापस आ गया होता है, और हम देखते हैं कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा होता। तब वो सबको बताता है कि जैसे कि वो सभी लोग आर्मी कमांडर के ऑर्डर पर एलिक्सर ऑफ लाइफ लेने गए थे, वैसे ही शोर तक पहुंचने से पहले कुछ क्रिमिनल्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिस वजह से जिस क्रिमिनल का वो इंचार्ज था चौबे ने उसे मार डाला। और जब वो वापस आने के बारे में सोच रहा था तब सीक्रेंट्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। तब वो लोग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस पैराडाइज से 60 से भी ज्यादा लोग वापस नहीं आ सके, वहाँ से वो कैसे वापस आ गया। जिस वजह से वो सबको बताता है कि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को भी उसकी डेथ के बारे में बताना था, जिस वजह से वो किसी तरह वापस आ गया। तब वो लोग उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, पर जीका कुछ भी बता नहीं रहा होता और उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं होता, और कहने लगता है कि जो भी उस आइलैंड के ऊपर जाएगा वो या तो कोई बेवकूफ होगा या फिर कोई बच्चा। तब वो लोग इस बात पर गुस्सा करने लगते हैं और जीका को कहने लगते हैं कि क्या वो आर्मी कमांडर को बेवकूफ कह रहा है। तब जीका का साथी उसकी गलती के लिए खुद अपना सिर नीचे झुका देता है और उनसे माफी मांगने लगता है, जिस वजह से एक बंदा इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा होता। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि जिसने उसके सामने सिर झुकाया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग जीका की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। अब मैं तुम्हें आर्मी कमांडर के निर्देशों के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनना। आर्मी कमांडर का आदेश है कि यामाडा क्लैन के लोगों को पैराडाइज जाके सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, और इसके लिए जो सुटेबल मेंबर्स चुने जाएंगे वो यामाडा क्लैन का मेंबर शुगन डिसाइड करेगा। तो यहाँ यामाडा क्लैन के मेंबर्स वापस जाने लगते हैं और जीका कह रहा होता है कि वो समुराई बस प्यादे हैं जिनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और शुगन उसे उसके बिहेवियर के लिए डांटने लगता है और जीका इसे भी मजे में ले रहा होता है। तब वो जैसे ही देखता है कि शुगन कितना ज्यादा सीरियस है, तब वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। मैं इस टाइम एजेंट की जगह पर इंचार्ज हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। तो जीका कहता है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है। चलो अब ये बताओ कि आखिरकार हम इस बार किन क्रिमिनल्स को लेकर जा रहे हैं। तो शुगन कहता है, इस बार वो लोग इवाकुरे के शिनोबिस को भेज रहे हैं। जब वो लोग आइलैंड पे भेजने वाले न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो इवाकुरा के मेंबर्स ने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया, जिस वजह से आर्मी कमांडर ने वहाँ पर मौजूद 4 शिनोबिस को सिलेक्ट कर लिया, और इवाकुरे के चीफ ने भी इसके लिए हामी भर दी है, क्योंकि उस आइलैंड पर उनका कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है। पर क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना सच में बहुत ज्यादा घटिया बात है। और हाँ जीका, तुम भी इसमें साथ चल रहे हो, तो इसलिए अब तैयारी कर लो। तो जीका कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाने वाला। तो शुगन कहता है, जीका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर आज तीसरा दिन है, और ये सिर्फ आइजन की बात नहीं है। टेंजा, कीशो, सागिरी और बाकी सभी की भी मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता। तो अब हम लोग आइलैंड पे जाके मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तब एक बंदा जीका से पूछने लगता है कि वो उस चीज का क्या करे जो कि जीका अपने साथ लाया है, और हम देखते हैं जीका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मार कर ले आया होता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि पैराडाइज आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर उसे उस चीज को दिखाने का मौका नहीं मिला होता, जिस वजह से वो उसे ठिकाने लगाने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि शुगन भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मर गया है। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और प्लान के हिसाब से कल हम चारों आइलैंड के ऊपर जाएंगे, और इस बार हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से चुने गए हैं, तो इसलिए हम मिशन को जल्दी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जीका भी हमारे साथ चलेगा। तब हम यहाँ पर रियन को देखते हैं। ताओ एक तरह से लाइफ ही है, जिस वजह से अगर तुम ताओ को यूज करते हो तो लाइफ भी कंज्यूम होती है, और अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी में ताओ का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी इफेक्ट होती है। तो उसका केयर टेकर उससे पूछने लगता है कि बॉडी और सोल दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, जिस वजह से रियन उसे बताता है कि वो दोनों ही ताओ की फॉर्म्स होती हैं। तब ताओफा वहाँ पर आ जाती है, जो कि रियन को ये सब बातें करने से मना करती है, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि वो वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। तब हम देखते हैं वहाँ पर उन्होंने पार्टी वाला माहौल बनाया होता है, जिस वजह से
ताइफा उससे पूछने लगती है कि उसे वो कैसा लगा। ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीथिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोइन और ताइसोकू को ट्रेन कर सकता है। म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है जिससे कि सुइत्सु और श्यूतिन ट्रेन होते हैं, और वो जो रूम है वहाँ पर कोई भी बोचू जुस्तु पर फोकस कर सकता है। ये बहुत ज्यादा बेकार है और मैं बोचू जुस्तु की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो यिन और यांग के बीच में रहना सबसे ज्यादा बेस्ट है, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ। ताओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग लाइफ के हिसाब से डिफरेंट होती है, जिस वजह से दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है। तो यहाँ बोचू जुस्तु परफॉर्म करने से जू की एनर्जी बढ़ चुकी होती है और ताओफा मुंह के नए बनाए हुए एलिक्सर को लेकर यू को दे देती है, पर वो उसके अंदर ग्लोइंग स्टफ डालना भूल जाती है, जिस वजह से वो जिन से उसके बारे में पूछने लगती है, पर जिन को खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ सागिरी और उसके साथियों ने सैंटा को दफना दिया होता है और सागिरी सबसे कहने लगती है कि वो लोग इस टाइम टेंसन्स के कैसल में हैं, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और गेट से बाहर निकल जाना चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं और सागिरी उनके कपड़ों के बारे में कहने लगती है, क्योंकि उस अकेली ने ही कपड़े चेंज नहीं किए होते। हमारा गोल गावीमारू ओहमे को ढूंढना है। गावीमारू का टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिस वजह से वो कैसा तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा गेट्स के बाहर मिलना ही सही रहेगा। तो युजुरिया कहती है, रुको जरा, क्या हमारा उनके साथ मिलना जरूरी है? और क्या हमें इस टाइम हमारे मिशन और एलिक्सर के बारे में चिंता करनी चाहिए? इस टाइम यहाँ पर सिर्फ वो बाहर वाले मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि टेंसन्स भी है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अब मैटर करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ से जल्द निकल जाना ही सही रहेगा। तो सागिरी कहती है, नहीं, हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे। और तुम इस तरह इसलिए एक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि यहाँ पर कोई भी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है। तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा यामाडा क्लैन के लोग आर्मी कमांडर के सामने तुम्हारी साइड लें, क्योंकि तुम आइलैंड से खाली हाथ जाओगी, जिसका मतलब तुम ये सब कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से कर रही हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग साथ में बाहर चलें, जिस वजह से मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। पर मेरे हिसाब से हम सभी को इकट्ठे बाहर जाना चाहिए, जिसका मतलब उसके अंदर गावीमारू भी आता है। पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गावीमारू यहाँ तक पहुँच कर रहेगा। तो युजुरिया सागिरी को बताती है कि उसे लगता है कि गावीमारू यहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि गेट के पास एक ऐसा एरिया था जो कि जला हुआ था और उसे लग रहा होता है कि सिर्फ गावीमारू ही है जो कि ये सब कुछ कर सकता है। तो युजुरिया सागिरी के गेट के बाहर मिलने वाले प्लान पर एग्री करती है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब वो उससे मिलेगी तब वो गावीमारू को उसकी वाइफ के बारे में क्या बताएगी। तब यहाँ गावीमारू अपने साथियों के साथ टेंसन कैसल की तरफ जा रहा होता है और मैं उन्हें रास्ता बता रही होती है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी मेमोरीज तो अभी वापस ही नहीं आई हैं। जो सब कुछ इन्होंने मुझे बताया है उस सबसे पता लग गया है कि मेरा मिशन बहुत ज्यादा बेकार है। तो आखिरकार मैं इस मिशन पर आया ही क्यों हूँ? क्या मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ या फिर यहाँ आने का कोई और रीजन है? पर आखिरकार मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा। तो फूची गावीमारू से उसका हालचाल पूछने लगता है, पर गावीमारू से बताता है कि सब कुछ ठीक है। पर तभी उसके सामने चोबे और टोमा आ जाते हैं, जहाँ पर चोबे कहने लगता है कि वो लोग तो सेम टीम में है। पर तभी वो गावीमारू के ऊपर हमला कर देता है। तो फूची कहने लगता है कि उन्हें साथ मिलकर लड़ना चाहिए, पर टोमा इसके लिए मना कर देता है। तो चोबे जैसे ही गावीमारू के ऊपर हमला करता है वैसे ही गावीमारू उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार देता है और सबको बताता है कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। तब मैं गावीमारू को बताती है कि चोबे की ताओ बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से हम देखते हैं चोबे गावीमारू को उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है कि वो भी साथ मिलकर लड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तब ब्लेड ड्रैगन और फूची ये देख के हैरान होते हैं कि चोबे ने अपने आप को हील कर लिया है। इन लोगों ने कहा था कि इस आइलैंड के ऊपर इमोर्टल मॉन्स्टर्स राज करते हैं, तो क्या ये कल रात इसी के बारे में बात कर रहे थे? अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे बात के इससे सारी इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। तब गावीमारू चोबे के ऊपर हमला कर देता है और चोबे उसकी लात पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। तब गावीमारू ये डिसाइड करता है कि अब वो उसे पूरी तरह से तोड़ के रहेगा, जिस वजह से वो चोबे के ब्रेन को टारगेट करने लगता है और उसकी आंखों के ऊपर हमला करके फिर से उस पर हमला करने लगता है। पर चोबे उसे लात मारता है और हम देखते हैं गावीमारू ने बाइट करके चोबे की लात का मांस उखाड़ दिया होता है। तब चोबे अपनी आंखों को हील कर लेता है और हम देखते हैं गावीमारू चोबे के हर एक वाइटल पॉइंट्स पर हमला कर रहा होता है और किसी भी तरीके से उसके वाइटल पॉइंट्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें लड़ता हुआ देखकर सभी को ये लग रहा होता है कि दो बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। हमेशा की तरह ये भी सेम ही है। मुझे इसे तब तक तोड़ना होगा जब तक ये मूव करना रुक नहीं चाहता, और यही इवाका कुरे का वे है। तो चोबे फिर से अपने आप को हील कर लेता है और लात मार के वहाँ की जमीन को तोड़ देता है। तुम पहले मुझे स्ट्रॉन्ग लग
रहे थे, जिस वजह से मैंने तुमसे थोड़ी मार खा ली, पर तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। तो चोबे गाबी मारू के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही गाबी मारू उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही चोबे को एहसास हो जाता है कि गाबी मारू कहाँ पर हमला करने वाला है, जिस वजह से वो उसे मुक्का मारता है। पर गाबी मारू फिर भी उसकी 2 उंगलियों को काट देता है। तब यहाँ ब्लेड ड्रैगन को भी लग रहा होता है कि गाबी मारू कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो मे से पूछने लगता है कि क्या उसके बेहोश होने की वजह से वो कमजोर हो गया, और मे उसे बताती है कि गाबी मारू की ताऊ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। चाहे मैं फोकस भी कर लूं, पर फिर भी ये फीलिंग नहीं जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ गड़बड़ है। ताओ के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इम्पोर्टेंट है। वीक स्ट्रॉन्ग का सीड है, पर गाबी मारू के अंदर स्ट्रॉन्ग का कोई सीड ही नहीं है, जिसका मतलब वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज खो चुका है। तब गाबी मारू के हमले से चोबे को कुछ भी नहीं हो रहा होता और चोबे टोमा को सभी को खत्म करने के लिए कहता है, जिस वजह से फूची को पता चलता है कि टोमा और चोबे भाई हैं। तब टोमा सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि क्योंकि ब्लेड ड्रैगन के पास एक हाथ नहीं है तो उसे हराना आसान होगा। पर ब्लेड ड्रैगन अपने हाथ से टोमा की तलवार को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि उसने उसके ऊपर सबसे पहले इसलिए हमला किया है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो इस चीज से ब्लेड ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमा की तलवार को छीन के उसके ऊपर एक जोरदार शेर मारता है। तब वो टोमा को फिर से उसकी तलवार वापस दे देता है और उसे कहता है कि वो अब उसके साथ बिना तलवार के ही लड़ेगा। तब फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकने लगता है और ब्लेड ड्रैगन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब ब्लेड ड्रैगन को देखकर टोमा को भी एहसास हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिस वजह से वो उसी के रिफ्लेक्सेस को उसी के अगेंस्ट यूज करने के बारे में सोचने लगता है और ब्लेड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। और ब्लेड ड्रैगन उसे एक मुक्का मारता है और टोमा जैसे ही फिर से अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही ब्लेड ड्रैगन अपने पैरों से उसकी तलवार को रोक लेता है। तब ब्लेड ड्रैगन उसे बताता है कि टोमा के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, पर उसकी एबिलिटीज अभी भी बहुत ज्यादा कम है और उसकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा स्लो है। तब वो टोमा को मारना स्टार्ट कर देता है और उसे समझा रहा होता है कि उसे अपनी फॉर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं ब्लेड ड्रैगन टोमा को देखकर समझ गया होता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पर निर्भर है, जिस वजह से उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। मेरा भाई चाहे या ना चाहे, पर मैं हमेशा उसे फॉलो करता रहूंगा। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि लार्ज ग्रुप बनाते हैं। जिन गुंडों के हम लीडर हैं वो बस हमारे प्यादे हैं, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी अपना साथी नहीं मानता हूँ। और वो इस वजह से है क्योंकि मुझे और मेरे भाई को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तो टोमा फिर से ब्लेड ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ब्लेड ड्रैगन ये देख के हैरान होता है कि इतने कम टाइम में वो इम्प्रूव करके आए। तो टोमा डोशी को फूची और मे के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से फूची मे को उससे दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उस टोशी को संभाल सके। ये बहुत ज्यादा टफ है, पर मैं इसे मार सकता हूँ। ताऊ की वजह से मैं निंजा की मूवमेंट्स को देख सकता हूँ और चाहे मुझे चोट भी क्यों न लग जाए, पर मैं फिर भी रीजनरेट कर सकता हूँ। और ऊपर से उस दोषी ने कहा था कि मेरी ताऊ बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्योंकि मैंने इसे ट्रेन नहीं किया है तो ये मुझ पर हावी हो सकती है, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चोबे गाबी मारू को जमीन पर पटक देता है और गाबी मारू को एहसास हो जाता है कि वो बिना फोकस के जीत नहीं सकता, जिस वजह से वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है ताकि वो होलो बन सके। और उसे शिनोबी का रूल याद आता है जिसके हिसाब से मरने से पहले उसे एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज करना है, जिस वजह से वो अपने निंजिस्तु को एक्टिवेट कर लेते हैं और आग में जलने लगता है। तो ये है तुम्हारा आखिरी रास्ता, पर ये ज्यादा कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। लगता है तुम खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस विश को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तब गाबी मारू निंजुत्सु की मदद से चोबे पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो उसकी रीजनरेशन से ज्यादा तेजी से उस पर हमला कर रहा होता है। तब वो चोबे को अपने साथ जलाने लगता है, जिस वजह से चोबे उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ मर जाएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे इस मिशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वैसे भी अगर मैं मर भी गया तो विलेज से कोई आकर इस मिशन को पूरा कर देगा। शिनोबी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ वर्थलेस होती है। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास है। और हाँ, जो लोग जीना चाहते हैं वो मुर्दों को नहीं हरा सकते। तो चोबे ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने अंदर के सारे ताऊ को एक साथ ही रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए उसका भाई होता है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तब यहाँ फूची ने दोषी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है और चोबे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।